ओम सैनी साहब, आपसे एक छोटी ही टिप्पणी याद रहेगी क्योंकि ज्यादा लोगों से को कवर करना चाहेंगे। ओम सैनी साहब, राजस्थान में तो ऑन जैसे जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो ऑन एक्सपेक्टेड लाइन कि कुछ उसमें आपको शॉकिंग लग रहा है या चेंज लग रहा है या ऐसी उम्मीद थी जैसे एग्जिट पोल है? बिल्कुल नहीं, ये मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। राजस्थान में 88 सीटें तो ऐसी हैं 200 में से जहाँ पर महिलाओं ने एक तरफा वोट किया है और सारे मीडिया ने उसको कवर किया है। नौजवानों में भी इसी तरीके से अपना वोट डाला है। तो दो तबके ही अपने आप में ऐसे, और फिर तीन बातें हैं जिसको कि माइनस की नहीं जा सकती। एक तो एमएसपी को जिस तरीके से लागू करने का और कानून बनाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है, और चिरंजीवी जो स्वास्थ्य योजना जो 50 लाख कैश उसमें मिल रहा है सारा, उसके साथ साथ में 10,000 रुपया जो हर साल महिलाओं को देने की बात, घर की प्रमुख महिला को देने की बात कही है, वो बड़ी बड़ी रोचक रही हैं। और इनको मैंने देखा कि यहीं के एक अखबार ने नोट भी किया है और साथ साथ में कहा है कि ये, लेकिन इनको लॉलीपॉप समझ करके लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। वो जो उन्होंने ये भी बताया कि हमारे कितने संवाददाता कहाँ कहाँ कितना जान वो करते रहे, लेकिन वो उन संवाददाताओं को समझा हुआ है कि जैसा एक बेलाग होकर के बात कहनी चाहिए वो कह नहीं पाए, और जो जिस तरह की मनस्थिति और सारा सीन अमित शाह साहब ने और नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर बनाया, उसका एक साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता वो है उनकी उस जुबान में। और इसलिए ये जो एग्जिट पोल आ रहा है, इसमें भास्कर वाला जो है, मैं उस पर टिप्पणी कर रहा हूँ, बाकी का तो कोई टिप्पणी करने काबिल है ही नहीं। ये लोग हैं जो बिल्कुल नज़दीक से देख रहे थे और जिनको पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन ये बायस होकर के सारा सिलसिला हुआ है। और मैं भी कह रहा हूँ कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल करेगी और उसकी संख्या 120 से कम नहीं हो सकती। जो भी कुछ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बटी हुई रही है और उनके नेता जिस तरीके से अपने चुनाव क्षेत्रों में फंसे रहे हैं, जो बहुत, और हर कोई मुख्यमंत्री चाह रखने वाला जो बड़े बड़े नेता थे, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर आने का उनको फुर्सत ही नहीं मिली। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि ये सारा जो एग्जिट पोल का जो दृश्य क्रिएट हुआ है, कोई खास समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो अखबार खुद मान रहे हैं कि 88 सीटें जो 200 में से वो महिलाओं ने एक तरफा वोट दिए हैं, और रूरल एरियाज में वोट ज़्यादा पड़ा है, शहरी में कम पड़ा है। रूरल एरियाज का वोट कांग्रेस के अलावा कहीं जा नहीं सकता, अगर गया भी है तो कुछ इंडिपेंडेंट्स के पास में, और हो सकता है कुछ ट्राइबल सीट्स जो है उनके पास में, या जो दो चार पांच सीटें जो हैं, जो हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है उनको जा सकती है, और ट्राइबल्स के साथ में जा सकती है, और सीपीएम की 1-2 सीटें आ सकती हैं, बस बाकी संभावना ही नहीं है। ऐसी स्थिति में इनका ये कहना गले से नहीं उतर रहा कि ऐसा है। वो तो 3 तारीख को ही फैसला होगा कि क्या कह रहे थे, और उस वक्त शायद ज्यादा हंसने का मौका मिलेगा बात कहने के लिए। अभी तो हंसना हो सकता है। सैनी साहब, एक बहुत छोटी सी टिप्पणी। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के हिसाब से 2024 का इलेक्शन अगर ले लें लोकसभा, तो मोदी जी के लिए और भाजपा के लिए अशोक गहलोत ज्यादा दिक्कत तलब है कि कमलनाथ? क्योंकि मैं सीटों के लिहाज से बोल रहा हूँ 2024 के लोकसभा इलेक्शन के। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर खुली जैसी मैं लीड सोच रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी को इतनी लीड मिलनी चाहिए 200 विधानसभा के क्षेत्रों में, वो आने के बाद में जो 25 लोकसभा की सीटें हैं राजस्थान से, उस पर मैक्सिमम कांग्रेस पार्टी यहाँ पर हासिल करेगी, जो फिलहाल बीजेपी के पास में है। तो बहुत बड़ी चोट यहाँ से जाएगी। कमलनाथ जी का और मध्य प्रदेश का मुझे ज्ञान नहीं है, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी करूँ ये बात ठीक नहीं रहेगी। जी, एआईएमआईएम कैसा परफॉर्म कर रही है? जो भी एग्जिट पोल या आपका अपना फीडबैक आज की तारीख के हिसाब से। जी, दूसरा बीजेपी कैसा परफॉर्म कर रही है? दोनों चीजों का एआईएम राजस्थान में बिल्कुल जीरो है। इनकी सारी कोशिशें नाकाम गई। जो जयपुर की 2 सीटें हैं, उन्हीं पे मैं बोल रहा हूं कि वहां पर वो काफी घूमे थे, लेकिन वो दोनों सीटें निकल करके जाएंगी कांग्रेस की झोली में। जो जयपुर का वो जो इलाका है जिसको कहा जाता है कि आरएसएस और बीजेपी का बड़ा गढ़ रहा है, वहां से 2 सीटें आदर्श नगर और किशनपुर ये निकल करके जाएंगी। तो एक तो यहाँ, और उसके अलावा
टोंक में भी कोई असर उनका दिखा नहीं और बाकी जगह तो कोई मतलब था ही नहीं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे और बातें करते रहे, और लेकिन माइनॉरिटीज ने उनको उस तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया जैसा कि शायद कहीं और हैदराबाद में तो किए जाते हैं, लेकिन बाकी का मुझे मालूम नहीं। राजस्थान में उनका वो जुगाड़ बैठा नहीं और बना नहीं है। बीजेपी का टोटल मिलाकर के जो आप जानना चाहते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि वो इतने हिस्सों में बटी हुई है। मैंने बताया कि प्रतिपक्ष के नेता और साथ साथ में बहुत सारे और लोग, वसुंधरा जी बेहद खफा रही हैं, और लेकिन उन्होंने अपनी नाराजगी कहीं व्यक्त नहीं की। वो अपनी ईमानदारी से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी देखती रही और अपने जो कुछ लोग जिनको टिकट मिला था उनकी मदद करती रही। लेकिन कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से नहीं गई, सब अपने अपने इंडिविजुअल इलेक्शन ही लड़ते रहे और आश्रय रहे कि मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह ही सारी मदद कर सकते हैं। उन्होंने की होगी, अब जैसा किया वो सब समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जी ओम सैनी साहब, एक चीज बता दीजिए, जो एक महत्वपूर्ण बात राकेश भाई साहब ने उठाई, और इस पे भी एड्रेस इसलिए करना चाहिए कि लोगों को भी जरा सोच समझ में आए। ये जो डिस्कनेक्ट की बात है, आज दिन में मैं किसी चैनल पे था और ये आ रहा था कि हैदराबाद में 13% वोटिंग हुई थी उस समय तक, 11 या 12 बजे तक, और बाकी जगह 23-24%, और कहा जा रहा था हैदराबाद में बहुत पीछे है। आपको क्या हरदम एक चीज नहीं लगती? मुझे तो हरदम लगता है कि ग्रामीण भारत जो है, जो जो जिसको हम लोग थोड़ा गंवार भारत कहेंगे, जो जो पूरा कपड़े नहीं है जिसके पास, जिसके पास खाने, उसके लिए लोकतंत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको लोकतंत्र ज्यादा महत्व है, उसको चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो शहर में बैठा हुआ है उसने इतना पैसा सही या गलत उससे कमा लिया है कि उसके लिए लोकतंत्र का कोई बहुत मतलब नहीं रह गया। वोट भी देने की क्या जरूरत है, दे ना दे। जैसा दिन में किसी ने कहा, सीपी जोशी की अपनी पत्नी और पुत्री ने वोट नहीं दिया था जब वो एक वोट से चुनाव हार गए थे। उनकी अपनी पत्नी और बेटी ही नहीं गई थी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक डिस्कनेक्ट, जो शहर में बैठे हुए लोग जिनके पास सामर्थ्य है, उनको लोकतंत्र से मतलब नहीं। पैसा है तो मुझे दवाई भी मिलेगी, एजुकेशन, मुझे शिक्षा भी मिलेगी, मुझे बिना लाइन के जो भी मैं चाहूंगा, मुझे मुझे न्याय भी मुझे मिलेगा। अगर न्याय को रोकना है तो न्याय को रोक लूंगा, न्याय को चाहना है तो न्याय को चाह लूंगा। मैं आ रहा हूँ आवेश भाई, 1 मिनट, आ रहा हूँ। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा था कि ग्रामीण और ये जो जो डिवाइड है, ये और ज्यादा प्रोमिनेंट होता जा रहा है। तो एक तो इस पे आपसे एक रिएक्शन चाहूंगा, और दूसरा एक रिएक्शन और चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में एक चीज और डिसाइड होने जा रही है। समाजवादी पार्टी और बसपा का जो रोल मध्य प्रदेश में जो भी होता है, और खास करके समाजवादी पार्टी का 40 सीट वहां पे लड़ रही है, वो भी शायद इंडिया गठबंधन में किस तरह से आगे मतलब लोगों के अब खींचतान करके पावर जो पोस्चरिंग है वो कैसे होगी, वो उसको भी डिसाइड करेगा। ओम सैनी साहब, मैं इस पे एक और हाँ टिप्पणी कर दूं, जो आवेश जी कह रहे हैं, हम सब लोग प्रिंट मीडिया से हैं। मुझे बहुत पहले ये किसी ने समझा दिया था, 15-20 वर्ष पहले, कि पेपर छापते हो 20 रुपए का, बेचते हो 4 रुपए में, ये जो 16 रुपया देता है वो डिसाइड करेगा कि समाचार क्या छपेगा। अगर वो सरकार वो पैसा दे रही है विज्ञापन के रूप में, तो सरकार डिसाइड करेगी कि विज्ञापन क्या छपेगा। अगर कोई सहारा श्री दे रहे हैं, तो जिस समय सहारा श्री को जब उस समय पिटाई होती थी, तो वो उस समय जब जिस दिन जेल जाने वाले होते थे, फुल पेज ऐड आता था। तो अब ये कि ये लगाना मत, खबर मत लगाना, खबर मत लगाना, तो ऐड तो ले लेते थे, लेकिन खबर को 1 नंबर से 7-8 नंबर पे ठेल देते थे, तो वही छोटी खबर लगा देते। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, उसी तरह से ये एग्जिट पोल जो भी संस्था करती है, उसको जो भी पैसा देता है, तो कुछ तो उसके हिसाब से भी पोल आएगा। ओम सैनी साहब, जो मेरे मूल प्रश्न है, ग्रामीण भारत जो ज्यादा भारत है, और इंडिया गठबंधन में एसपी समाजवादी पार्टी का, खास करके मध्य प्रदेश इलेक्शन के बाद क्या रोल? आनंद जी, मैं बिगनिंग से कह रहा हूँ, प्रारंभ से। राजस्थान में जिस तरह के बदलाव की बयार, बदलाव का मतलब है कि इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट चली है, वो बड़े नीचे स्तर तक चली है। और उसके कुछ प्रमाण हैं जो बड़े माइन्यूटली देखने पे दिखता है कि 88% महिलाओं ने 88 सीटों पे जमकर के वोट किया है, और ये सब ग्रामीण भारत से है। दूसरा ये कि जो वोटर है वो रूरल भारत में ज़्यादा, मतलब रूरल राजस्थान में ज़्यादा रहा है, शहरी में कम रहा है। और ये सारे ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको कि किसी भी एग्जिट पोल वाले को गौर से देखना चाहिए।
मेरा ख्याल है कि 120-30 सीटें ऐसी हैं 200 के अंदर जो क्लियर कट नजर आती हैं कि ये कांग्रेस की ओर जा रही है। हम लोग पिछले 1 माह से देख रहे हैं लगातार। और ये जो गारंटियों वाला सवाल है, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि ये आपका हक है। वेलफेयर स्टेट का, डेमोक्रेसी में वेलफेयर स्टेट होना तो बड़ा जरूरी है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे यकीन करना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो हम वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये राजस्थान की सरकार खुलेआम कहती रही है, और अशोक गहलोत खुद अपने मुंह से कहते रहे हैं कि हम आप पे ऐसा नहीं कर रहे, ये आपका हक है जो हम दे रहे हैं। तो ऐसे में जब ये एग्जिट पोल के अंदर कुछ लाइनें हैं जो मैंने देखी, खासतौर से भास्कर वाले में, कि फ्री बी वाला सिलसिला लेकर के लोग बड़े खफा थे और बोलने लगे कि ये तो ऐसे रेवड़ियां बांट रहे हैं। ये रेवड़िया नहीं, ये हक था जनमानस का जो उनके उनके सामने समर्पित किया है, और उसके लिए आभार जताया है कि आप बेहतर हों। इसलिए जो महिलाओं को 10,000 रुपया साल देने का सिलसिला बनाया घर की प्रमुख को, और जो एमएसपी की बात की, और जो चिरंजीवी का सिलसिला है, और जो अंग्रेजी स्कूल वाला बात है, ये सारी बातें इतनी इतनी पेनिट्रेट की हैं अंदर तक कि कोई स्वीकार नहीं कर सकता कि ये इस तरीके से लोग बदल जाएंगे। हाँ, शहरी लोग बदल सकते हैं क्योंकि उनके पास में सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन राजस्थान तो गाँव का देश है, और गाँव में बड़ा, और गाँव में भी वो लोग, हमने जागीरदारी जुल्म देखे, हमने राजशाही देखी है, हमने हिंदू मुसलमान भी देखा है, हमने मेवों के ऊपर हुकुम वो हुआ वो भी देखा है कि किस तरीके से मास मर्डर हुआ था ड्यूरिंग पार्टीशन के वक्त में। लेकिन उसके बाद में जो सौहार्द का माहौल हमारे यहाँ है, वैसा मैं और प्रदेश देखता हूँ उससे ज्यादा है, और बड़ा उससे चलते हैं। तो ऐसे में मेरा ये कहना है कि ये जो एग्जिट पोल का जो जरिया है, ये सचमुच में जो आप बोल रहे थे, और मैं समझ रहा हूँ कि ये सारा कुछ न कुछ मालिकों की मदद तो करता ही है। जो लोग करवाते हैं, जो पैसा देते हैं, उनके बारे में कुछ न कुछ गुंजाइश तो होनी चाहिए। साथ साथ में ये कि ये हर 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 जो एनालिसिस है वो ये कहती है कि इसमें 3-4% का एरर हो सकता है। तो मेरा कहना ये रहा कि 3-4% का एरर, यहाँ तो 1% में सरकार बदल गई थी। इस बार मुझे लगता है कि थंपिंग मेजोरिटी से कांग्रेस आने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन ये जो आज की शाम और बाद में जो बातें, उससे मैं खुद अपने पैरामीटर से मैं सोचने लगा कि कहाँ क्या गलती है। तो मैंने रियलाइज किया गलती हमारे में तो नहीं है बिल्कुल भी। हम तो साफ तौर से दे रहे हैं कि रूरल राजस्थान किधर जा रहा है, शहरी राजस्थान किधर जा रहा है, किसान किधर जा रहा है, और नौजवान किधर जा रहा है। 22 लाख तो नौजवान पहली बार वोट कर रहे हैं, और वो रूरल एरिया से में उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। उन लोगों का रुझान वैसा नहीं हो सकता जैसे शहरी लड़कों का होता है। वो बहुत अलग किस्म से सोचते हैं, उनके सामने अपना कैरियर बनाना, पढ़ना लिखना, ये सब सिलसिला भरा हुआ रहता है। इसी तरीके से ये जो एमएसपी का सिलसिला है, जिसके लिए किसान जो है, और 700 लोग वहां मर गए पार्लियामेंट के बाद लड़ाई लड़ते हुए, ठंड में जैसे कैसे वो, उसके बारे में अगर राजस्थान सरकार नोटिस करती है कि हम इसको कानून बनाएंगे, इसको कानूनन ये सब मिलेगा, तो ऐसे में कैसे ये बदलाव हो सकता है अचानक कि साहब ये लो सर आए तो भारतीय जनता पार्टी की तो आलोचना हो ही रही थी लगातार कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में बैठ करके क्या किया है, और हमारे 25 सांसदों ने क्या किया। जो ईस्टर्न राजस्थान की कैनाल योजना, जिसको स्टार्ट वसुंधरा ने किया था, उसके बाद में रुक गई थी, उसके लिए इन लोगों ने एक बार भी नहीं कहा केंद्र सरकार से कि इसको कीजिए। नहीं, उन्होंने कहा कि हमारी ही गलती है, राजस्थान सरकार की गलती है। इन सब बातों को लोगों ने बड़े गौर से सुना है, और उसके बाद में अगर वो अब ऐसा नहीं करें तो समझ में नहीं आता कि कहाँ गलती हो गई। तो ऐसा मैं मानता हूँ, मेरा जनता में बड़ा यकीन है, लोगों में और गांव वालों की समझ पे भारी यकीन है। उन लोगों के जो वैल्यू सिस्टम है वो जन्मजात हैं। वो समझते हैं कि जिंदा रहने पे, मरने पे जो भी कुछ हमें अनुष्ठानों से और कहानियों से और त्योहारों से सिखाया जाता है, वो हमारा वैल्यू सिस्टम इंटैक्ट करता है, वसुधैव कुटुंबो बनाता है और सत्यमेव जयते बनाता है। ऐसी बातें समझने, हम इसके लिए यूनिवर्सिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा ये सामाजिक सिस्टम ही ऐसा कुछ है कि सब कुछ बना देता है। तो ऐसे में मुझे यकीन है कि राजस्थान में जो ग्रामीण राजस्थान है वो डिसाइड करेगा कि किसकी सरकार बनेगी या किसकी सरकार नहीं बनेगी। रस्टिक विजडम ने कई बार प्रूव किया है कि द बेस्ट ऑफ पीएचडी इज द बेस्ट ऑफ रिसर्च के सामने रस्टिक विजडम जब आया है तो उसने अपने को प्रूफ किया है कई बार। अजीत भाई साहब कुछ कह रहे थे।
मैं सिर्फ उस सवाल का जवाब देना चाह रहा था, क्योंकि ओम सैनी साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि अशोक गहलोत बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस रन किए। हेल्थ में तो उनका जो स्टेप है वो तो पूरे भारत में होना चाहिए, मतलब बिल्कुल कमेंडेबल गवर्नमेंट रन किए। तो उन्होंने ये सवाल रेज किया, तो गलती हमने कहां किया? एग्जिट पोल दिखा रहा है कि भाई बड़ा क्लोज फाइट है राजस्थान में। मैं कहता हूं कि गलती कांग्रेस, एक इतने देर तो मैं बताया कि कैसे टर्न अराउंड स्टोरी है कांग्रेस का तेलंगाना में। अब मुझे जो लग रहा है कि गलती जो हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स में जो कांग्रेस की है, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी और कुछ हद तक छत्तीसगढ़ में भी, ये जो कांग्रेस का एरोगेंस है कि हम छोटे पार्टियों को अपना एलाई नहीं बनाएंगे। देखिए, यदि बहुजन समाज पार्टी, आप, सीपीआईएम और ट्राइबल पार्टी, दो पार्टी, इतनी पार्टियां अलग से लड़ रही है राजस्थान में। राजस्थान में रिकॉर्ड है, पास्ट में यदि कोई भी देखे कि राजस्थान में 20-20 इंडिपेंडेंट जीतते हैं। 200 असेंबली सीट में 20 जीतना मतलब कि 10% इंडिपेंडेंट्स जीते हैं। ये अशोक गहलोत साहब को सोचना चाहिए था कि क्लोज फाइट है, एंटी इनकम्बेंसी है, तो ये जो छोटी पार्टियां हैं ये तो शायद बहुत सीट्स जीतेंगी नहीं, बट वो कांग्रेस में यदि जुड़ जाएंगी तो बीजेपी को एडवांटेज नहीं मिलेगा टाइट फाइट में। यही गलती मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की, ना बीजेपी से अलायंस, ना बीएसपी से अलायंस की, ना समाजवादी पार्टी से। आपने आनंद भाई सही कहा कि अखिलेश यादव इसको लेके इतना गुस्सा थे, आपने देखा उनका गुस्सा, फायरिंग कर रहे थे कांग्रेस पर। और यही गलती छत्तीसगढ़ में भी, वो जो गोंडवाना पार्टी है, बीएसपी है, मध्य प्रदेश में बागेलखंड एरिया में बहुजन समाज पार्टी काफी पॉपुलर है, 4-4, 5-5% वोट, 6-6% वोट जीतती है। ये यदि अलायंस कर लेते तो मेरे अनुसार आज तीनों स्टेट में स्वीप करता कांग्रेस। ये रियलाइज नहीं करते हैं कि ये छोटे प्लेयर आपको कितना हर्ट कर सकते हैं। वो यदि आपका वोट काट लेंगे, वो नहीं जीतेंगे, बीजेपी जीत जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि पिछले बार भी सीपीएम का लीजिए, सीपीएम तो इंडिया अलायंस का पार्ट है, वो 3 सीट मांगा अशोक गहलोत से, वो 2 देने के लिए तैयार थे, 1 सीट नहीं दिए तो सीपीएम अलायंस में नहीं आया। अरे भाई, 1 सीट आप दे देते तो ऐसा तो नहीं है कि आप मुख्यमंत्री नहीं रहते, बट ये होता कि बीजेपी का को एडवांटेज नहीं मिलता इन सारे सीट्स में, जहां पर कि ये छोटे छोटे पार्टी कभी कभी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये आप जो है, आप भी टेक्निकली इंडिया अलायंस का पार्ट है, यदि आपको थोड़ा एकोमोडेट कर लेते तो, या समाजवादी पार्टी और बीएसपी को पर्टिकुलरली, और गोंडवाना पार्टी को मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो अभी जो ये सिचुएशन हम देख रहे हैं कि बड़ा टाइट फाइट हो सकता है, बीजेपी निकल जाए, ये ऐसा सिचुएशन मेरे अनुसार नहीं होता। और जो तेलंगाना का स्टोरी जो हम देख रहे हैं एक तरह से कि टर्न अराउंड ऑफ कांग्रेस, वो सारी बाकी हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स में भी वही पिक्चर होता। क्या, कैसा आपको लगा ओम सैनी साहब मेरा जवाब? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 3 इलेक्शन से लगातार 200 सीट पर लड़ने की बात करती है बीएसपी और 3-4% वोट ले जाती है सारा सिलसिला। तो समझ में आया कि अपना राष्ट्रीय चरित्र बनाए रखने के लिए ऐसा करती है, ये समझ में आया। इस बार भी वैसा ही किया उसने, और ये सारे लोग इलेक्ट होकर आते हैं, बड़ी आसानी से मिक्स हो जाते हैं, उनको कोई दिक्कत होती नहीं है, तो इसलिए शायद गंभीर प्रश्न नहीं बना। लेकिन सीपीएम का बता रहा हूं आपको, सीपीएम इस बार 17 सीटें डिमांड कर रहा था, ये लोग 3 सीटें उनको देने को जा रहे थे। 3 सीटों के अलावा सीटें बनती नहीं थी, तो इस पे टेंशन हुआ इनका, तो सीपीएम के साथ में अलायंस नहीं हुआ, क्योंकि सीटें सीपीएम के जो भी इसको डील कर रहे थे, उनको ये समझ में नहीं आया कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। जो फासिज्म की बात करते हैं उनके तो ज्यादा समझ में आना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाने के लिए हमें इसके एग्री करना चाहिए, लेकिन उन्होंने वो भी अड़ गए कि नहीं, 17 सीट के पीछे हम नहीं होंगे, फ्रेंडली फाइट कर लेते हैं, इस तरह की बातें कर ली, बाकी कुछ हुआ नहीं। बाकी जो बीटीपी और वो जो 2 पार्टियां और है जो मेवाड़ के अंदर, उनके साथ में भी चर्चा हुई,
लेकिन वहां के जो ऑल इंडिया मतलब कांग्रेस कमेटी के जो मेंबर है रघुवीर वगैरह, उन लोगों ने ऐतराज किया कि साहब इनके साथ में बात नहीं होनी चाहिए। तो उनका अपना कन्फ्रंटेशन, अपनी जो हैसियत बनाने रखने का जो सिलसिला है, उसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ। आप ठीक कहते हैं, आप कह बिल्कुल सही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोग तो एनालाइज कर सकते हैं ना, हम लोग ये गठबंधन हम तो बनाने से रहे। ओम सैनी जी, एक हाँ। चीज आप जोड़ना चाहिए, एक चीज जो जिसके बारे में आनंद जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, जो 90 के दशक में बीजेपी वाली बात हो रही थी कि दरअसल ये एरोगेंस जो है, जो क्षेत्रीय दलों के प्रति है, उसको तो भूल जाइए, वो तो बहुत बात की बात है। लेकिन जो एरोगेंस जो क्षेत्रीय नेताओं को लेकर के है, वो बहुत जबरदस्त है। अब वो साफ साफ दिखता है। राहुल गांधी को अब क्यों नहीं पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का मैनिफेस्टो क्या है। बिलासपुर में सभा करते हैं और मैनिफेस्टो लागू हो गया है, मैनिफेस्टो जारी हो गया है, और राहुल गांधी वहां पे कहते हैं कि 2500 रुपए दे रहे हैं धान का दाम, उसको 3000 रुपया तक ले जाएंगे। 3200 की घोषणा कांग्रेस कर चुकी। इतना कह, इसका मतलब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो तक नहीं देखा। तो ये चीजें हो रही है। जी मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तो इन लोगों के साथ में जो चर्चा हुई, इसमें मैंने कहा कि आपको जॉर्जी दोमित्रोव से सीखना चाहिए, जो कहते हैं कि फासिज्म में लड़ने के लिए, फासिस्टों से लड़ने के लिए डेमोक्रेटिक फ्रंट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके आगे बढ़ना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो एल्डर ब्रदर है, उसको खास तौर से ख्याल रखना है कि हम लोग छोड़ देंगे, अगर आप में दम होगा तो लोग आपके पास में स्वतः ही जुड़ जाएंगे। जैसे मोहब्बत की दुकान चल रही है, वैसे ही सारा काम हो जाएगा। लेकिन पहले आपको लोगों के साथ में जोड़ने का सिलसिला, जो भी डेमोक्रेटिक है, जो फासिज्म के खिलाफ है, जो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन एक तो जॉर्जी दोमित्रो का नाम ही नहीं जानता कोई, हिली बड़ा लीडर जो, उसको बताना पड़ता है जॉर्जी दोमित्रो कौन है। फिर समझ में आता है कि अगर यही सब बताने का तो इनके मास ऑर्गेनाइजेशन हम नहीं बना देंगे क्या, कि कैसे मास ऑर्गेनाइजेशन काम करते, तो वो सब चल रहा है। लेकिन ओम सैनी साहब, मैं इस बात को इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप रात में सोते हैं तो आपको लगता है कि आपने कुछ किया, और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी नहीं गए हैं, क्योंकि मोदी जी का जैसा पास्ट रिकॉर्ड है, उनको तो वहां पहुंचता ही पहुंचता था, और उम्मीद भी हो रही थी कि जा रहे हैं, सड़क बन रही है। इस पे क्या सोशल मीडिया, देखिए वो तो सोशल मीडिया वो तो समझ में आ गया, इसीलिए नहीं गया कि हम लोग निगाह रख रहे हैं इसके ऊपर। मैं जानता हूं कि अब जो राजनेता हमारे आसपास में रहते हैं, वो राजनेता हमारे इस मीडिया को ज्यादा गौर करता है। मुझे पता है, मैं खास तौर से जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो रात को आप अशोक गहलोत से पूछ सकते हैं कि आज आपने सुना, तो बताएंगे खट से कि हाँ सुना, ये सुना, वो सुना। यानी वो नहीं पढ़ते अखबार आजकल। अखबार में सिर्फ वही पढ़ते हैं जो ऐड देते हैं, कि ऐड जो हमने दिया पब्लिश हुआ, ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या रहा, वो सोशल मीडिया से पता लगता है कि क्या हुआ। आज की तारीख में अच्छा, वो लोग फोन भी नहीं करते, वो आजकल व्हाट्सएप से बात करते हैं, अगर करते हैं तो उसके ऊपर। तो वो तो ये कमाल का सिलसिला हो रहा है ये। और ये जो अपवादों को छोड़ दिया आप, टेलीग्राफ को और एक्सप्रेस को और हिंदू को, बाकी तो कहाँ बचे हैं बताइए आप, कहीं है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के कहीं से अगर संवाद सुनाई देता है, आलोचना सुनाई देती है, तारीफ सुनाई देती है, तो यहाँ से अगर होती है तो कहते हैं कि हाँ कुछ हुआ, वरना उन सब से कुछ नहीं होता है। जी